तो भाई अब तक तो नारेबाजी हो रही थी, इधर की उधर की बात, ये एजेंसी, पुलिस, ये तमाम इस तरीके की बातें कि वो उनके घटक दल, ये दल कैंची जीवी और लुंगीधारी और जनेऊधारी और ये सारी बातें हो रही थी। आज सुबह उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो धमाकेदार कांड हुआ जिसके लिए इतिहास में उत्तर प्रदेश जाना जाता था। डिफेक्शन, ये वो प्रदेश है जहां एंटी डिफेक्शन लॉ, ऐसा डिफेक्शन हुआ कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाना पड़ा। तो हुआ क्या, यूपी का चुनावी खेला, आप ये समझ लीजिए, 1 महीने चुनाव को बचे हैं, वो शुरू हो गया है। 5 विधायकों का भारतीय जनता पार्टी में से इस्तीफा हो गया। इसको एक बड़ी बगावत मानी जा रही है और इसका नेतृत्व, इसकी अगुवाई किसने की? योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साथ साथ ब्रिजेश प्रजापति, रोशन लाल वर्मा, भगवती सागर और विनय शाक्य, इन 5 लोगों ने अपना इस्तीफा दिया है। और यह कब इस्तीफा दिया? जब योगी आदित्यनाथ यहां दिल्ली में थे, ये तय कर रहे थे कि सीट किसको दें, क्या करें। अभी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट के आवंटन के बारे में सोच रहे थे, यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं उन्होंने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। तो यूपी की सियासत और मौर्य, बीजेपी पर इसका क्या असर पड़ सकता है, बाकी सारी बात छोड़ दीजिए, अब एनालाइज किया जाए इसको, क्या फर्क पड़ सकता है। यूपी की जनसंख्या के करीब 5% मौर्य है। अब यह बड़ी जबरदस्त संख्या इसलिए हो जाती है क्योंकि अपने आप में नहीं, लेकिन अगर आप और अपना कॉम्बिनेशन ठीक रखें और यह 5% अगर आपको मिल जाए तो आप सोचिए आप कितने प्रभावशाली हो सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी सीटें हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में। स्वामी प्रसाद मौर्य एक मजबूत मौर्य नेता है और सिर्फ ईस्टर्न यूपी में ही नहीं, थोड़ा सा वेस्टर्न यूपी में भी उसका असर, सेंट्रल यूपी में भी असर, जहां जहां मौर्य आबादी है वहां वहां वो अपना समीकरण बिठा करके करीब 15 से 20 विधायकों पर उनका प्रभाव बताया जाता है। तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा प्रभाव यह है कि इतना रसूख रखने वाले एक नेता अब चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा, वो भी बीजेपी की सांसद हैं, बीजेपी में है भाई वो, और उन्होंने हराया किसको था? संघमित्रा ने बदायूं में सपा के कद्दावर नेता धर्मेंद्र यादव को हराया था और आज उनके पिता जो हैं वो समाजवादी पार्टी में ही चले गए। सपा को उम्मीद यह है कि केशव मौर्य का इस समाज पर जो प्रभाव है वो कम होगा और वो वोट समाजवादी पार्टी की तरफ छिटक करके आएंगे। और अखिलेश के खेमे में और भी बड़े नेता आए हैं, साथ में अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी आ गए हैं। सपा की सोशल और कास्ट इंजीनियरिंग को अपने पक्ष में करने की कोशिश है। जो फॉर्मूला बहन जी लगाया करती थी, बसपा लगाया करती थी, वो फॉर्मूला अब अखिलेश यादव लगाना चाहते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता, जो वो कहते हैं कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति कर रही है, उसका काट निकालने की कोशिश की है समाजवादी पार्टी ने। अब आपको बताते हैं कि इसका बीजेपी, अब तक हमने आपको बताया कि इसका समाजवादी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, अब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी पर इसका क्या असर पड़ सकता है। मौर्य समाज के बड़े नेता ठीक चुनाव के वक्त बाहर निकले तो इससे एक संदेश यह जाएगा कि वो समाज नाराज है, या उस समाज के इतना बड़ा नेता बताइए चुनाव से पहले निकल जाए। रणनीति में बदलाव की जरूरत बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी को पड़ सकती है। बीजेपी को सत्ता में लाने में एक बड़ी अहम भूमिका थी इस मौर्य समाज की और इनके नेताओं की। केशव मौर्य अब समाज में अपना प्रभाव बढ़ाने की पूरी कोशिश में लग सकते हैं, क्योंकि वो भी इसी समाज के हैं तो पूरा प्रयास कर सकते हैं। बीजेपी के सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि अपनी संकीर्ण राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए वो निकले हैं। ये सूत्रों के हवाले से हमको जानकारी मिली है, हालांकि ऑफिशियली वो ये बोल रहे हैं कि अभी भी रिकंसिडर कर लीजिए और ये सारी चीजें। बीजेपी सूत्र ये भी कह रहे हैं कि टिकट बंटवारे में सख्त निर्णय होंगे, योग्य को ही टिकट मिलेगा। तो अगर किसी को पहले से ही इनसिक्योरिटी हो रही है तो फिर कोई क्या कर सकता है। तो बीजेपी का कैलकुलेशन यह है कि टिकट में इनको मालूम था कि हो सकता है कि थोड़ी सी गड़बड़ होगी, समर्थक जो हैं उनको नहीं मिलेगा, इनको तो मिल ही जाएगा लेकिन समर्थक को नहीं मिलेगा, तो फिर क्या किया जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं कौन, ये आपको बता दें। योगी सरकार में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री थे, यूपी में 5 बार विधायक रह चुके हैं, बीजेपी से पहले बीएसपी में थे, 22 जून 2016 को बीएसपी छोड़ दी, 8 अगस्त 2016 को बीजेपी में शामिल हो गए, 80 के दशक से राजनीति में है,
बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। मार्च 2012 से जून 2016 तक विरोधी दल के नेता भी थे और बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं। ये इनके बारे में जानकारी है। अब आपको यह बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उनके बारे में कुछ और जानकारी। बड़े सवाल आपको अब बता दिए जाएं कि कुछ बड़े सवाल जो स्क्रीन पर हैं। सबसे पहली बात, अब क्यों समझ आया दलित और किसान और पिछड़े खुश नहीं हैं? ये सवाल किससे हैं? ये स्वामी प्रसाद मौर्य से हम सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि हम जो हैं वो दलित और पिछड़ों के साथ जो बुरा हुआ है उसकी वजह से हम ये इस्तीफा दे रहे हैं। अब याद आ रहा है चुनाव से 1 महीने पहले। तो ये एक सवाल है। दूसरा सवाल, बीएसपी से बीजेपी में आए, अब बीजेपी से सपा में आ गए, तो ये क्या राजनीतिक अवसरवादी हैं? ये एक सवाल पूछा जाएगा, पूछा जाना लाजमी है कि आप लगातार चेंज करते चले जा रहे हैं, यानी कि आप पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट हैं। मौर्य वोट के लिहाज से बीजेपी के लिए क्या यह बड़ा झटका है? यह सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आपके चुनाव से एकदम पहले यह झटका लग गया। अगर मुद्दे उठाते रहे तो समाधान क्यों नहीं? मतलब अगर ये मुद्दे वो पहले से ही उठाते रहते भारतीय जनता पार्टी वाले तो ये समाधान निकल जाता, मौर्य साहब को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे नेताओं के बीजेपी छोड़ने के लिए क्या दरवाजे अब खुल गए हैं? आप देखिए, अगर मौर्य गए हैं, 312 विधायक हैं, सब तो मंत्री नहीं बन सकते, हो सकता है सबको टिकट भी ना मिले, तो क्या अब ये दरवाजा खुल गया और लोग भी अब बीजेपी से जाएंगे? वो तो एक बड़ी एम्बैरेसिंग टाइप बात हो जाएगी। चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्या यह एक अविश्वास है? भारतीय जनता पार्टी से सवाल कि क्या योगी आदित्यनाथ के लिए यह एक बड़ा अविश्वास प्रस्ताव है? पहला बड़ा एक तरीके का मूवमेंट जिसमें 5-5 विधायक चले गए, अभी और जाने की भी बात चल रही है। क्या चुनाव से पहले दल बदलने वाले जीत की गारंटी है? अब यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप देखिए कि हम वेस्ट बंगाल का उदाहरण लेते हैं। 19 विधायक छोड़ के बीजेपी में आए थे। यह कहा जा रहा था भाई बीजेपी की हवा है, देखो लोग छिटक करके वहीं जाते हैं जहां पर जो पार्टी जीतने वाली होती है। नतीजा क्या हुआ? तृणमूल कांग्रेस वापस आ गई, उसमें से बहुत सारे विधायक वापस लौट आए तृणमूल कांग्रेस में। तो यह कहां गारंटी है कि अगर वो चले जा रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित है? समाजवादी पार्टी के पारंपरिक काडर में क्या टकराव नहीं होगा? आप ये सोचिए कि बाहर से इतने सारे लोग जब चले आएंगे और वो आते ही चले जा रहे हैं और महागठबंधन लाइट बनता चला जा रहा है और छोटे छोटे दलों से समझौता होता चला जा रहा है, तो जो पारंपरिक वोट बैंक है और काडर है वो बोलेगा मेरा तो नेता बनेगा ही नहीं। बाहर से लोग आके जो है वो विधायक बन जाएंगे या उनको टिकट मिल जाएगी। क्या सीट शेयरिंग में मुश्किल आएगी? ये एक ऐसा चैप्टर है और ये सवाल है समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए एनडीटीवी पे कंप्लीट पिक्चर मिलेगी आपको। सीट शेयरिंग में क्या मुश्किल नहीं आएगी? अब तक एक एपिसोड जिसके बारे में अखिलेश यादव ने बिल्कुल बात नहीं की है, समाजवादी पार्टी का गठबंधन और उसमें सीट शेयरिंग किसको कितना, सारा खेल जो है वो गणित का होता है। तुम्हारे 5 मेरे 3 इसके 2, ये जो फाइन ट्यूनिंग जो है यही तो अभी तक हुई नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इतना बड़ा कुनबा बटोरने के चक्कर में आप वो फाइन ट्यूनिंग ना कर पाए और कहीं ये खेला समाजवादी पार्टी के साथ ही ना हो जाए। तो ये है हमारी एनालिसिस आज इस प्रकरण पर। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे 2 नेताओं का और मेहमानों का, सुनील यादव और विकास पांडे। सुनील जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, विकास पांडे जो हैं वो बीजेपी समर्थक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। ले तो आए आप, वो नाराज भी थे, लेकिन कुछ सवाल तो आपसे भी पूछे जाने चाहिए। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है समाजवादी पार्टी में कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, अखिलेश जी ने कुनबा जोड़ा? देखिए, सवाल तो बनता है, आप सवाल कर रहे हैं तो हम उसका जवाब देंगे। मुझे लगता है कि यही काम जब बीजेपी ने पिछली बार किया तो सबने उसको कहा कि ये सोशल इंजीनियरिंग है। और वही सोशल इंजीनियरिंग जब माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, वो घटक दल बढ़ा रहे हों या अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हों, दूसरे नेता हमारी पार्टी में आ रहे हों, मुझे लगता है कि आप उत्तर प्रदेश को बेहतर जानते हैं, राजनीति को हम लोगों से भी बेहतर जानते हैं। मैं केवल ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में
योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, उसने टारगेट करके पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीना। एक विभाग में, एक केवल भर्ती में आरक्षण छीन के कम से कम 22,000 ओबीसी एससी के छात्र छात्राओं को नौकरी से वंचित कर दिया। इस तरीके के कई कारनामे किए। यही स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री थे, वहां नहीं बोल पाए क्योंकि आप जानते हैं वहां नहीं। तो सवाल तो यही है ना कि ये अभी दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग, युवा, किसान अभी 1 महीने पहले चुनाव से आपको कैसे याद आई? इससे पहले भी तो वो शोषित थे, आप ही की पार्टी कह रही है। अभी तक तो समर्थन में थे, अभी 1 महीने पहले उनको एकदम से याद आ गई। ठीक बात संकेत जी, हम लोग लगातार इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए, किसानों के भले के लिए या पिछड़े दलितों के उत्थान के लिए अगर कोई नेता आना चाहता है समाजवादी पार्टी, अच्छा, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, तो समझ गया मैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे आगे एक और भी पूछूंगा कि अपने काडर को आप कैसे बनाएंगे? इतने सारे लोग जो इतना सारा जो आपने गठबंधन कर लिया है और लोगों को लेते आए हैं, तो जो समाजवादी का कार्यकर्ता है जो सड़क पे काम कर रहा है वो बोलेगा कि भाई तो बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारा तो नंबर ही कट जाएगा। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले विकास जी मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे सवाल पूछने से पहले कू ऐप के सवाल ले लें। श्रेया सिंह लिखती हैं, क्या इस बार यूपी के लोग वाकई बदलाव की तलाश में हैं? अमन का कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी का बड़ा वोट बैंक खिसक सकता है और उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। विकास जी, मैं आपके पास ये पूछना चाहता हूं आपसे, ये जितना समीकरण आपने बनाया था जिससे आपको 14 में, 17 में, 19 में लाभ हुआ, ये सारी समीकरण और वो समीकरण बनाने वाले जो नेता थे वो जब एक एक करके छिटक रहे हैं, तो ये चिंता का विषय नहीं है? और सबसे बड़ी बात, अब तक तो ये बोला जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ और मोदी में कुछ भी नहीं है, बीजेपी एक साथ, लेकिन अब जब ये जो अलग अलग समीकरण वाले लोग जा रहे हैं, तो क्या ये योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप पर सवाल नहीं है? जैसे आपके सूत्र हैं, नहीं सर, जैसे आपके सूत्र हैं वैसे मेरे भी सूत्र हैं। वो सिंपल यही बता रहे थे कि वो अपने पूरे परिवार का टिकट चाह रहे थे, बेटी की एमपी होने के बावजूद। उनका बेटा जो इससे पहले बीजेपी के टिकट पे हार चुका है उसी उनके गढ़ से ही, तो उनका गढ़ बचा ही क्या है एक तरीके से। तो उनको रियलिटी समझ में आ गई थी कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसीलिए उन्होंने छोड़ा है। और ठीक है, बीजेपी अपनी तरह से ट्राई कर रहे हैं, सीनियर नेता है तो अपनी तरह से ट्राई कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। और अगर आप मतलब कि सिंपल, मुझे तो बैक टू बैक सारे सर्वेज और इंटरनल सर्वेज और बाकी के सर्वेज यही बता रहे हैं वी आर स्वीपिंग थ्रू। ऊपर से जो दलित विरोधी वाली बातें वो उन्होंने कहा है कि इट इज वेरी लाफेबल, कैसे हंसने वाली बात है। जहां जब समाजवादी पार्टी थी उनके गुंडे लोगों ने सबसे ज्यादा जो मतलब कि अत्याचार किया दलितों पे वो किया। 25% ऑफ ऑल ओवर इंडिया का केस जो दलितों के अगेंस्ट था वो यूपी में हुआ करता था जब वो सीएम थे। उन्होंने क्या कहते हैं, आते ही जितने भी बीएसपी मायावती ने डिस्ट्रिक्ट के नेम चेंज किए थे दलितों के नाम पे, दलित लीडर्स महानायकों के नाम पे, उन्होंने बदल दिए। ऐसे बहुत से केसेस है, बहुत से जितनी गुंडई की कांड होते थे अगेंस्ट दलित, ये समाजवादी पार्टी के नेता ही करते थे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो क्यों छोड़ रहे हैं। वो अगर छोड़ना होता 2 महीने पहले छोड़ते, 3 महीने पहले छोड़ते। भाई दूसरे पार्टी में जा रहे तो थोड़ा चुनाव प्रचार करने चाहते, ये लॉजिकल बात है कि नहीं? उन्होंने अवसरवादी है क्या? सीधा बोलिए ना। 100% पहले वो बीएसपी में थे, फिर बोले कि मायावती के जो खास माने जाते थे, उन्होंने उनपे इल्जाम लगा के छोड़ा कि 25 लाख से 1 करोड़ रुपए एमएलए के टिकट लेती हैं वो। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उसमें वो उनको लगा कुछ चलेगा नहीं तो बीजेपी के नाम से उन्होंने लड़े, तो उनके उसपे भी उनके बेटे हार गए, उनकी बेटी को एमपी बनाया गया बीजेपी की तरफ से। पर देखिए, ये तो ये बात है ना, आप वो चले गए तो आपको उनको में बुराइयां दिख रही हैं। अरे बुराइयां बता रहा हूं, दिखती तो पहले से थी, बोल नहीं सकते ना बीजेपी के सपोर्टर। अब यही चीज तो वो भी बोल रहे हैं कि मैं था, इस वजह से मैं दलित शोषित के बारे में कुछ बोल नहीं पा रहा था। इससे पहले अगर आपने मुझे बुलाया तो हो सकता है यही चीजें मैं बोलता। मैं तो ऐसा कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है, मैं तो सच्चाई बता सकता हूं ना आपको, आपके लोगों को। अब और ये जो दावा है कि अब 65 से ज्यादा विधायक जो हैं वो टूट के चले जाएंगे, जाए मतलब 65% नहीं जाएंगे, वो सब लोग वेट कर रहे हैं। जिसको टिकट नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली वो लड़ेगा।
ठीक है, ऐसा तो नहीं भैया, बहुत से कम ही लोग होंगे जो सारा खेल टिकट का है, लेकिन ये कहीं ऐसा ना हो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं कि जो जा रहा है आप बोलेंगे ठीक है टिकट नहीं मिल रही थी इस वजह से। नहीं, पूरा सर्वे करके होगा, ये दो राय नहीं है कि बहुत स्ट्रांग डिसीजंस होंगे, जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है बहुत स्ट्रांग डिसीजंस होंगे और बहुत से लोगों के टिकट काटे जाएंगे जो लगता है ऐसा परसीव किया जाता है कि वो ग्राउंड पे उतरे नहीं है, तो उसमें ये इनका भी पूरा कुनबा उसी में था कि भैया आपके बेटे को टिकट नहीं मिलने वाली। ठीक, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय खत्म हो गया है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों की खबर जारी रहेगा। और एनडीटीवी से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्होंने बीजेपी को 14 साल के वनवास से निकालकर यूपी की सत्ता में बिठाया, लेकिन इसके बाद उनकी बातें अनसुनी की जाने लगी। सर ये बताइएगा, 2016 से पहले आप बीएसपी से बीजेपी में गए, आप समाजवादी पार्टी में गए हैं, कुछ लोग ये कहेंगे कि चुनाव से पहले ही क्यों पार्टी बदलते हैं? जब मैं बीएसपी छोड़ा था, छोड़ने के दिन तक बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नंबर 1 थी। आज उसका कहीं अता पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जब मैं सम्मिलित हुआ, 14 साल के वनवास से भारतीय जनता पार्टी को निकाला, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सहयोग किया, लेकिन सरकार बनने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जनता के हितों की अनदेखी कर लगातार उनके विरोध में काम सरकार करती रही, मैंने उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार उसका विरोध भी दर्ज किया, बात अनसुनी कर दी गई। नतीजा हुआ कि आज मुझे उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का निर्णय लेना पड़ा। केशव मौर्य बात करने को बोल रहे हैं कि आप बैठ के उनसे बात करें। केशव मौर्य जी को पहले क्यों नहीं याद आया, आज उनको क्यों याद आ रहा है? इस समय तो सभी बात करेंगे, लेकिन जब बात करने की आवश्यकता थी तो इनके पास समय नहीं था। समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या देखते हैं, उनसे क्यों मिले अखिलेश यादव से? अब अभी हमारा अंतिम निर्णय क्या होगा, इसके लिए आपको इंतजार करना चाहिए। थैंक यू।